बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में सभी परियां हंसी खुशी रहा करती थीं। उसी परी लोक में अंजलि और प्रांजलि नाम की दो बहनें भी रहा करती थीं। अंजलि और प्रांजलि दोनों ही बहनें बहुत समझदार थीं। साथ ही साथ वो दोनों बहुत ही गुणवान भी थीं। परंतु इसके बावजूद भी परीलोक की बाकी परियां अंजलि और प्रांजलि परी का मजाक बनाया करती थी। और इसका कारण ये था कि अंजलि और प्रांजलि परी नाटी थी। उनकी लंबाई बाकी परियों जितनी नहीं थी, जिस वजह से बाकी परियां अंजलि और प्रांजलि का मजाक बनाया करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब अंजलि और प्रांजलि परी अपने घर से बाहर खेलने निकलती हैं, तो वो देखती हैं कि कुछ परियां बाग में सेब तोड़ रही हैं। वो दोनों वहाँ पर जाती हैं और कहती हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग सेब तोड़ रहे हैं। कल मीनाक्षी ने इस पेड़ पर से एक सेब तोड़कर खाया था और उसने हमें बताया कि इस पेड़ के सेब बहुत ही मीठे हैं, इसलिए हम लोग इस पेड़ के सेब तोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें भी इस पेड़ के सेब खाने हैं। अगर ऐसा है तो तुम लोग खुद इस पेड़ पर से सेब तोड़ लो। वैसे भी तुम लोगों की हाइट इतनी ज्यादा है कि तुम लोग तो एक बार में हाथ मारोगे तो सारे सेब नीचे आ जाएंगे। मीनाक्षी परी की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी परियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं, जिसके बाद अंजलि और प्रांजलि परी उदास होकर वापस अपने घर आ जाती हैं। प्रांजलि, आखिर क्यों ये लोग हमारा मजाक बनाते हैं? इसमें हमारी क्या गलती है कि हमारी हाइट छोटी है और भगवान ने हमें नाटी बनाया है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है अंजलि, ये तो इन लोगों की छोटी सोच है। उन दोनों बहनों का हर कोई मजाक बनाता था और उनके साथ खेलता भी नहीं था, इसलिए दोनों बहनें एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुश रहा करती थीं। समय इसी तरह से बीत रहा था। अब दोनों बहनें जवान हो जाती हैं, साथ ही साथ वो दोनों शादी लायक भी हो जाती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रानी परी के महल में पृथ्वी लोक से आए बहुत सारे राजकुमार का स्वयंवर हो रहा है। ये खबर सुनकर दोनों बहनें उस स्वयंवर में पहुंच जाती हैं। अंजलि और प्रांजलि को वहां देखकर कुछ परियां उन दोनों का मजाक बनाने लग जाती है। अरे वैशाली परी, ये देखो, ये दोनों नाटी बहनें भी यहाँ आ गई। इन्हें क्या लगता है, इनकी छोटी हाइट को देखकर कोई इन्हें पसंद भी करेगा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेघा परी। मैं तो कहती हूँ इन्हें पसंद करना तो दूर की बात है, इन्हें तो देखते ही राजकुमार भाग खड़े होंगे। मुझे तो लगता है इनकी वजह से कहीं स्वयंवर में हमारा नुकसान ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ इन दोनों नाटी परियों को अभी के अभी रानी परी के महल से निकालकर बाहर फेंक दो। अंजलि और प्रांजलि परी बचपन से ही अपने नाटेपन के कारण बहुत कुछ सुनते आई थीं, परंतु आज पहली बार किसी ने इतने सारे लोगों के सामने उन दोनों का मजाक बनाया था, इसलिए उन दोनों का आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट जाता है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट होती है और अंजलि और प्रांजलि परी का मजाक बनाने वाली सभी परियों को फटकारते हुए कहती है, आप लोग परियां हैं, आपके अंदर दया भाव, प्रेम भाव होना चाहिए और आप लोग आपस में ही इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पर रानी परी, हमने कुछ गलत थोड़ी कहा है। आप इन दोनों नाटी परियों को देखिए, क्या आपको लगता है कि कभी भी कोई भी इनसे शादी करेगा? मीनाक्षी परी बिल्कुल ठीक कह रही है रानी परी। इन दोनों की वजह से पूरे स्वयंवर में बाधा पड़ रही है, इसलिए हमने इन्हें यहाँ से निकालने के बारे में कहा था। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि इन दोनों से कोई शादी नहीं करेगा। आज मैं ऐलान करती हूँ, मेरे दोनों बेटे आर्य शौर्य की शादी मैं अंजलि और प्रांजलि से करूँगी, और वो भी आज इस स्वयंवर में। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां हैरान रह जाती हैं। इसके बाद रानी परी अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और अंजलि और प्रांजलि की शादी उसी स्वयंवर में कर देती हैं, क्योंकि आर्य और शौर्य की शादी बिना उनकी इच्छा पूछे हुई थी, इसलिए दोनों इस शादी से खुश नहीं थे और उन्हें अपनी नाटी पत्नियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। भाई, ये तो बहुत ही गलत बात है। माँ ने बिना हमारी इच्छा पूछे हमारी शादी कर दी। माना वो रानी परी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारी निजी जिंदगी के भी फैसले ले सकती हैं। अरे अगर कहीं किसी सुंदर और खूबसूरत दिखने वाली परी से हमारी शादी करती तो मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिर उन्होंने हमारी शादी करवाई किससे? दो नाटी परियों से। मैं तो अपने दोस्तों से उन्हें मिलवा भी नहीं सकता। सही बात है, माँ ने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अब हम वो करेंगे जो हम चाहेंगे।
माँ ने बिना हमारी इच्छा पूछे हमारी शादी कर दी। अब हम बिना उनकी इजाजत लिए जो मर्जी वो करेंगे। और वैसे भी तू जानता नहीं है, धरती लोक पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं। मैं तो कहता हूँ अब से हम दोनों धरती लोक पर जाएंगे और धरती लोक की सुंदरियों से अपना मन बहलाएंगे। क्या बात है भाई, तुमने तो अपनी इस बात से मेरा मन ही खुश कर दिया। कहने को तो अंजलि और प्रांजलि आर्या और शौर्य की पत्नियां बन चुकी थीं, परंतु उन्हें उन दोनों की पत्नियां होने का कोई अधिकार नहीं मिला था। वो बस रानी परी की बहू बनकर रह गई थीं। और अब दोनों भाई रोजाना पृथ्वी लोक जाने लगते हैं। पृथ्वी लोक पर ही दोनों भाइयों को करिश्मा और टीना नाम की दो खूबसूरत लड़कियां मिल जाती हैं और दोनों भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। आर्य टीना के पीछे पागल होने लगता है और शौर्य करिश्मा के पीछे। करिश्मा, सच में जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी के सारे दुख ही दूर हो गए हैं। तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, परंतु तुम केवल कुछ देर के लिए मुझसे मिलने आते हो और फिर चले जाते हो। तुम तो जानती ही हो करिश्मा कि परीलोक में मेरी एक पत्नी है जिससे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, पर माँ की वजह से मुझे उसके पास जाना पड़ता है। पर तुम चिंता मत करो, कुछ दिन में मैं माँ को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यहाँ दूसरी और आर्य भी टीना के प्यार में पागल हुआ रहता है। सच कह रहा हूँ टीना, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो जिंदगी में एक सुकून आ गया है। ऐसा लगता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है आर्या। बस तुम अब जल्दी से अपनी उस नाटी और बदसूरत पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। टीना और करिश्मा आर्य और शौर्य को पागल बनाने में लगी हुई थी। टीना और करिश्मा एक नंबर की चालाक औरत थी। वो हमेशा ही धरती लोक पर मासूम लोगों को फंसाकर उनके पैसे हड़पा करती थी और बिल्कुल ऐसा ही अब वो दोनों आर्य और शौर्य के साथ कर रही थी। आर्य और शौर्य के परीलोक जाने के बाद दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं। दीदी, इस बार हमने तो बहुत ही तगड़े मुर्गों को फंसाया है। ये दोनों हमें बहुत सारा माल दे सकते हैं, इतना माल कि हम दोनों जिंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। बस अब हमें किसी तरह इन दोनों को अपनी बातों में फंसाकर गुमराह करना है ताकि ये दोनों अपने परीलोक का सारा माल लेकर हमारे पास आ जाए और फिर उसके बाद हम इन दोनों को जहर देकर मार देंगे और फिर हम दोनों इनके लाए हुए पैसों से जिंदगी भर ऐश करेंगे। टीना और करिश्मा दोनों भाइयों का सारा पैसा हड़पने के लिए साजिश रचने लगती हैं। यहाँ दूसरी और रानी परी देखती है कि अंजलि और प्रांजलि परी आजकल बहुत दुखी रहने लगी हैं और इसका कारण भी वो अच्छे तरीके से जानती थी, परंतु वो अपने बेटे को कोई दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि रानी परी जानती थी कि उन्होंने अपने बेटों की शादी बिना उनकी मर्जी पूछे कराई है, इसलिए ये सब हो रहा है। परंतु अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी दोनों बहुओं को खुश करने के लिए उनके पास जाती है और कहती है, देखो अंजलि और प्रांजलि, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह रानी माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। सच में इतने सुंदर लहंगे हमने पहले कभी नहीं देखे। अरे ये दोनों लहंगे केवल खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक और राज छिपा है। राज? कैसा राज? ये दोनों लहंगे जादुई है, यानी कि इन लहंगों को जादुई जिन ने बनाया है। इसलिए इस लहंगे से तुम अपनी कोई भी एक असंभव जैसी दिखने वाली इच्छा पूरी कर सकती हो और अगर तुम चाहो तो इससे अपना नाटापन भी दूर कर सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और रानी परी का धन्यवाद करती हैं। दोनों बहनें उन दोनों लहंगों को पहनकर उनसे अपने नाटेपन को दूर करने की इच्छा मांगने ही वाली होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि उनके पति फिर से पृथ्वी लोक जा रहे हैं और इस बार वो अपने साथ कुछ छुपा कर ले जा रहे थे। अंजलि, ये लोग रोज पृथ्वी लोक जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर मुझे आज कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें इनके पीछे जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सोचकर दोनों बहनें आर्य और शौर्य के पीछे पीछे पृथ्वी लोक चली जाती हैं। आर्य और शौर्य करिश्मा और टीना के कहने पर रानी परी के सारे गहने और हीरे जवाहरात लेकर करिश्मा टीना के पास आ जाते हैं। ये देखो टीना, ये सब तुम्हारा है। हाँ, अब से ये सब तुम दोनों का ही है। अब हम सब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। अंजलि और प्रांजलि भी छिपकर ये सब बातें सुन रही होती हैं और अपने पतियों की ये बात सुनकर अंजलि और प्रांजलि का दिल टूट जाता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया।
कि ये सब हीरे जवाहरात और गहने यहाँ पर ले आए। अब इसकी मदद से हम लोग एक अच्छा जीवन जिएंगे। चलो इसी बात पर शराब का एक प्याला हो जाए। ऐसा कहकर दोनों बहनें एक छोटे से प्याले में शराब निकालती हैं और आर्य और शौर्य की आंखों से बचाकर दोनों ही शराब के प्यालों में जहर मिला देती हैं। आर्य और शौर्य तो ये सब देख ही नहीं पाते, परंतु अंजलि और प्रांजलि ये सब देख रही थी, इसलिए वो भागकर अपने पतियों के पास जाती हैं। अंजलि और प्रांजलि को वहाँ देखकर आर्य और शौर्य बहुत गुस्सा होते हैं और उन दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। आप लोगों को हमें जितना कुछ कहना है, जितना कुछ सुनाना है सुना लीजिए, परंतु कृपया करके ये शराब मत पीजिए। प्रांजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, इस शराब को मत पीजिए। इस शराब में इन दोनों ने जहर मिला रखा है। अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तुमसे ज्यादा इन दोनों पर विश्वास करते हैं, समझी? और बिल्कुल सही कह रहा है। और हाँ, अब जब तुम सब कुछ जान ही चुकी हो तो ये भी सुन लो कि अब हम दोनों इन दोनों के साथ ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों भाई वो शराब पी लेते हैं और शराब पीते ही जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। प्रांजलि अपने जादू से टीना और करिश्मा को सबक सिखाती है, वहीं दूसरी ओर अंजलि दोनों भाइयों को होश में लाने की कोशिश करती है, परंतु जहर इतना तेज होता है कि किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा होता। तभी प्रांजलि के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहती है, अंजलि, लगता है अब हमें उस लहंगे के जादू का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। हाँ प्रांजलि, तुम सही कह रही हो। इससे पहले कि देर हो जाए हमें उस लहंगे के जादू का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे के सामने अपने पतियों को वापस ठीक करने की इच्छा रखती हैं और वो लहंगा अपना कमाल दिखाता है, जिससे कि दोनों भाई ठीक हो जाते हैं और दोनों को ही होश आ जाता है। उनके होश में आने के बाद अंजलि और प्रांजलि दोनों मिलकर उन्हें सारी बात बताती हैं। उनकी बात सुनकर दोनों ही भाइयों को अपने किए पर पछतावा होता है। सच में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम लोगों ने हमारा भला ही चाहा, पर फिर भी हमने तुम्हारा मजाक बनाया और तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। सच में अगर तुम दोनों नहीं होते तो आज हम अपने प्राण गंवा देते। सच में तुम दोनों महान हो। इस लहंगे से मांगने के लिए तुम्हारे पास केवल एक ही इच्छा थी। तुम चाहती तो इससे अपने नाटेपन को दूर कर सकती थी, परंतु तुम लोगों ने हमारी जान बचाई। हम लोग तुम्हारे आभारी हैं। ऐसा मत कहिए, आप लोग हमारे पति हैं और आपके लिए ये सब करना हमारा फर्ज बनता है। अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बस हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि आप हमारे साथ हंसी खुशी जीवन बिताएं और कुछ नहीं। अंजलि और प्रांजलि की बातें सुनकर आर्य और शौर्य की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं और वो दोनों अंजलि और प्रांजलि से माफी मांगते हैं और अंजलि और प्रांजलि बड़ा दिल रखकर दोनों को माफ कर देती हैं। उस दिन के बाद से दोनों ही भाई अपनी पत्नियों से निस्वार्थ प्रेम करने लगते हैं और परीलोक में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। किसी गांव में सोनिया अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा करती थी। उन्हीं के पड़ोस में चंचल नाम की एक लड़की रहती थी। चंचल अपने माता पिता के साथ रहती थी। चंचल के पिता एक बहुत बड़े अफसर थे। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन चंचल बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। चंचल और सोनिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। चंचल अपनी कार से कॉलेज जाया करती थी और सोनिया अपनी साइकिल से। चंचल सोनिया को बात बात पर चिढ़ाती रहती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। सोनिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी ओर चंचल हमेशा दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करती रहती थी। एक दिन उनके कॉलेज में सुशांत नाम के एक लड़के ने एडमिशन लिया। सुशांत बहुत ही हैंडसम लड़का था और उसके पिता भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हर एक लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। सुशांत बहुत ही संस्कारी और नेक दिल का लड़का था। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था। एक दिन सुशांत सोनिया से मिलता है और कहता है, हाय सोनिया, वैसे तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें। धीरे धीरे सोनिया और सुशांत में अच्छी दोस्ती हो जाती है। चंचल भी सुशांत से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन चंचल सुशांत के पास जाती है और कहती है, हाय सुशांत, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सॉरी, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर सुशांत वहाँ से चला जाता है। तेरी ऐसी की तैसी कमीने, तूने मुझे ना कहा
चल मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कब तक दोस्ती नहीं करेगा। इसको मेरे जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की कहीं नहीं मिल सकती। देखना एक दिन अपने आप मेरे पीछे पीछे आएगा। इसी तरह काफी समय बीत गया। चंचल हमेशा सुशांत से बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन सुशांत हमेशा उसको इग्नोर करके चला जाता था। एक दिन चंचल सोनिया और सुशांत को साथ में देख लेती है। अरे इस पगलेट को ये भिखारी नहीं मिली थी क्या? मैं कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक यही लड़का है जो मुझे भाव नहीं देता, और इस भिखारिन से देखो कैसे लगा पड़ा है। धीरे धीरे करके सुशांत और सोनिया की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब उन लोगों का कॉलेज भी खत्म हो चुका था। सोनिया, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म हो चुका है। अब समय आ गया है। अब हमें अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन सुशांत, आप लोग बहुत अमीर हो और हम गरीब। अगर आपके घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक अच्छी बहू चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग मान जाएंगे। उसके बाद दोनों अपने अपने घर में बात करते हैं। दोनों के घर वाले मान जाते हैं। इस तरह उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद सोनिया और सुशांत की शादी तय हो जाती है। जब वो बात चंचल को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है। क्या इस भिखारिन की शादी सुशांत से हो रही है? मैं किसी भी कीमत पर इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। सुशांत से सिर्फ मेरी शादी होगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे शादी होती है। सोनिया की माँ सोनिया के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा खरीद कर लाती है। तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है। अरे चंचल, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये देखो मेरी शादी का लहंगा। हाँ बहुत अच्छा है। वैसे मुझे कुछ काम है सोनिया, मैं फिर कभी आती हूँ। इतना कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं ऐसा जो इन दोनों की शादी ना हो। कल इस भिखारिन की शादी है मेरे सुशांत से। रात को चंचल चुपके से सोनिया के घर में जाती है और चुपके से सोनिया के लहंगे में आग लगा देती है। अब देखती हूँ कैसे होती है इस भिखारिन की शादी। अगले दिन सोनिया सुबह अपना लहंगा देखती है। उसका लहंगा जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। देखिए ना माँ, मेरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका है। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? बेटी, मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे मैंने सारे उस लहंगे में खर्च कर दिए। अब दूसरा लहंगा भी नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे माँ? क्या पहनूंगी मैं अपनी शादी में? थोड़ी देर बाद चंचल वहाँ आती है। अरे सोनिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तेरी बारात आने वाली है। सोनिया चंचल को सारी बात बताती है। ओहो, ये तो बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब अगर बाहर तुम इस हालत में जाओगी तो सुशांत की बहुत बेइज्जती होगी। क्या तुम यही चाहती हो सोनिया? इससे तो अच्छा होगा कि तुम शादी के लिए मना कर दो। माँ, अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। मैं घर से भाग जाती हूँ। अगर बारात आएगी तो आप बोल देना मुझे सुशांत से शादी नहीं करनी। गुस्से में सोनिया वहाँ से चली जाती है। भागते भागते सोनिया एक झरने के पास पहुँचती है और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। तभी झरने से एक आवाज आती है। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सोनिया झरने को सारी बात बताती है। बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। जल्दी से सोनिया लहंगा पहन लेती है। उसके बाद सोनिया बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। जादुई झरना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे जादुई लहंगे, जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जादुई लहंगे की मदद से सोनिया फौरन अपने घर पहुंच जाती है। तब तक बारात भी आ चुकी थी। सुशांत, क्या तुम्हें पता है सोनिया शादी छोड़कर भाग चुकी है? वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। यदि तुम्हें यकीन नहीं तो सोनिया की माँ से पूछ लो। माँ जी, क्या चंचल सच बोल रही है? सोनिया की माँ कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखो, अगर बारात खाली हाथ जाएगी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। तभी सुशांत के पिता कहते हैं। हाँ बेटा, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम इस लड़की से शादी कर लो। वैसे भी ये लड़की हमारे स्टेटस की है। हमने तुम्हारी बात पिछली बार मान ली थी, अब तुम हमारी बात मानोगे। अब तुम्हें हमारी इज्जत बचानी होगी बेटा। ठीक है पिताजी। चंचल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
सुशांत के मुंह से ये बात सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है। रुकिए सुशांत, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चंचल सोनिया का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तू यहाँ पर क्यों आई है? तू तो शादी छोड़कर चली गई थी ना? नहीं नहीं, मैं भागी नहीं थी। मेरी तबीयत खराब, इसलिए मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी। अरे ये झूठ बोल रही है। अब सच सच बता, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? कल रात को मैंने तेरा लहंगा जलाकर राख कर दिया था। मैं तेरी शादी सुशांत से नहीं होने दे सकती। सुशांत की शादी सिर्फ मुझसे होगी। सुशांत सिर्फ मेरा है, मेरा। चंचल की ये बात सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और सोनिया चंचल को एक जोरदार चांटा मारती है। मैंने तुझे अपनी सच्ची दोस्त माना, लेकिन तूने मेरे साथ धोखा किया। तभी चंचल गुस्से में पिस्तौल निकाल लेती है। भिखारिन कहीं की, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी जादुई लहंगा चंचल को हवा में गोल गोल घुमा देता है और जमीन पर पटक देता है और उसको रस्सियों से भी बांध देता है। तुम मेरे होते हुए सोनिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, धोखेबाज लड़की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जादुई लहंगा, मुझे माफ कर दो। सोनिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जादुई लहंगे, तुम इसको माफ कर दो। उसके बाद सोनिया अपना जादुई लहंगा अपनी माँ को दे देती है ताकि उसकी माँ को कहीं नौकरी ना करनी पड़े और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। अब सोनिया और सुशांत अपने जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगे। परी की जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ के दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी। जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है।
अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ।
आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरों से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।